हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का भव्य एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम सुधांशु। मैं आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि कल हमने बात करी थी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भारत की लोकेशंस की, ओके, यानी हमारे इंडिया की लोकेशंस की। तो हमने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करी, ओके। बहुत सारी चीज़ों पे हमने अलग-अलग राज्य देखे और वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अपनी सीमा लगाते हैं और कौन से तटीय क्षेत्र से सीमा सांझते हैं, ठीक है? तो वो सब हमने देखा, ओके। उसका रिकैप भी दे दिया था, ओके। आई होप आप सबने लिखा भी होगा जैसा कि आप सबको बताया भी गया, ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? भू आकृति विज्ञान, इसमें उसके उद्गम, वर्गीकरण और विशेषताएं। पर इसको कराने से पहले आप सभी लोगों को इस बात का आश्वासन मैं दिला देता हूं कि कल ने हमने एक मुद्दे पर अटक गए थे कि लद्दाख या जम्मू कश्मीर दोनों में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, ओके। इसको लेकर काफी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ओके। और कोई सोर्स नहीं था। पर आज पूरा कंफर्मेशन हो चुका है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लाइन बाय लाइन एक बार उस पर परख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये नोट करके आप सब लोग ये बात लिख लेना। क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और मैंने भी यही कहा था। हालांकि मैंने इसका एरिया वाइज एक्सटेंशन नहीं बताया क्योंकि कंफर्मेशन नहीं था इसका। पर अब आप इसका एरिया वाइज एक्सटेंशन अपने नोट्सों में लिख लीजिए जहां पे आपने लिखा है, और मैं यही मान के चल रहा हूं आप अपने साथ एटलस लेके आए हैं, ओके। तो उसके एटलस में साइड में लिख लेना 59146 किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, यानी शासित प्रदेश का, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू और कश्मीर के राज्य से आमतौर पर छोटा है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 42,241 किलोमीटर स्क्वायर बताया जाता है। इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, जिसे हम क्या कहते हैं, पीओके, और इसको लेकर इशू भी बना था, और इसी को वजह से क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर भी करा गया। और ऑपरेशन सिंदूर एज एक तरह से एक रिटेलिएशन था, ओके। क्योंकि जो लश्कर ए तायबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी जो हमारे कश्मीर वाले इलाके में है, हम जहां पहलगांव वगैरह जो टूरिस्ट लोग गए थे, तो उनको बेमतलब में टारगेट करा, तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर था। पर ऑपरेशन सिंदूर का एज वेल एज ये भी टारगेट रहा इस पीओको को वापस लेने का, क्योंकि यहाँ से जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो यहाँ से सारे पीओके से ऑपरेट हो रहे थे, ओके। पर ये विषय जो है ये अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ये बाकी और कोई फैकल्टी, यानी अपनी हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो भी फैकल्टी है और अपने इंटरनल सिक्योरिटी की जो भी फैकल्टी है ये वो करवाएंगे। वैसे मेनली पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर इसको कवर करवा दिया जाएगा, ओके। और करंट इश्यूज भी इसके उधर करवा दिए जाएंगे, ओके। तो देखिए, और गिलगित बल्तिस्तान, ओके, गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान, जैसा कि मैंने कल बताया, ये एक प्रशासनिक राजधानी है पाकिस्तान की मुल्क की, ओके। तो ये बात है। तो 42,241 किलोमीटर स्क्वायर इसलिए जम्मू कश्मीर का है, और लद्दाख का इसलिए 59,146 वर्ग किलोमीटर हो गया। इसी वजह से यही एक मेन कारण बन जाता है। तो आपने ये देख लिया होगा कि जम्मू और कश्मीर, तो हम ये कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर लद्दाख की तुलना में एक छोटा शासित प्रदेश है, ओके। एक छोटा यूनियन टेरिटरी है व्हेन कंपेयर टू लद्दाख, ओके। लद्दाख सबसे बड़ा है, इसलिए इस बात को मैं आप लोगों के दिमाग में बैठा देना चाहता हूं कि लद्दाख सबसे बड़ा शासित प्रदेश है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात करते हैं अपनी अगली स्लाइड की, ओके। तो अपना टॉपिक क्या था? अपना टॉपिक था भू आकृति विज्ञान, उद्गम, वर्गीकरण और विशेषताएं। भू आकृति विज्ञान, ओके। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि पहली वीडियो के एंड होने के बाद हम भू आकृतिक विज्ञान ही करने वाले थे, ओके, यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, उसकी बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इग्नियस रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, तो आपको इंडिया वाले में तो काफी कंफ्यूजन होगा।
ओके, तो इस वाली चीज को हमें इसलिए निहार लेना चाहिए। ओके, तो इसकी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मैं आप सभी लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ओके, और अच्छे से समझ आएगा। तो लाइन बाइज लाइन चलते हैं। ओके, तो देखिए, इग्नियस रॉक्स ये एक प्राइमरी लेयर है। ओके, इग्नियस रॉक्स क्या है? अपनी प्राइमरी लेयर है। ओके, तो और ये देखो, ये इनको हिंदी में बोले तो आग्नेय चट्टाने। ओके, पृथ्वी का प्राथमिक परत। ओके, पिक्चर के तहत आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से क्या निकल रहा है? लावा। क्या निकल रहा है? लावा, रेड रेड लावा। ओके, ये क्या है? ये मैग्मा है अपना। ओके, दिस इज द मैग्मा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो रॉक बन रहा है। ओके, इसको पहले पढ़ते हैं हम, फिर उसके बाद अच्छे से बताएंगे। देखिए, ये देखिए आप लोग। ओके, ये इसकी व्युत्पत्ति यानी एटिमोलॉजी, ये शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से बना है। ये शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से बना है। लैटिन इन द सेंस ये दक्षिणी अमेरिका का शब्द है, यानी कि लैटिन अमेरिका बोलते हैं। लैटिन अमेरिका इन द सेंस आपको बताएंगे। देखिए आपको, हम्म, ये देखिए, ये अपना अमेरिका है। तो मैं ऐसे, ये देखिए, थोड़ा वीडियो इसका लंबा हो जाता है, पर ये थोड़ा समझने का टॉपिक है, तो इसलिए आपको थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा इसके लिए। अब ये अमेरिका बना है, और ये मैंने इधर से ये, ओके, अब आप ये देखते हैं, ये वाला रीजन देखते हैं। ओके, ओके, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। और ये क्या है? ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे देखिए, ये अपना प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर देखिए, ये देखिए, प्रशांत महासागर इस तरफ, अटलांटिक महासागर अपना इस तरफ है। ओके, इस तरफ, यानी हमारा इस तरफ है, यानी मेरे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और यहाँ पे अपना क्या है? अपना प्रशांत महासागर है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये वाला रीजन आपको दिख रहा है। ओके, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं आप, ये, इसको प्रॉपर लैटिन अमेरिका में काउंट करते हैं। समझ रहे हो ना बात को? ओके, मूव करते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, ये देखिए, इग्नियस रॉक्स प्राइमरी लेयर, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कितने, एक तो आग्नेय चट्टाने, ठीक है, आग्नेय चट्टाने के बारे में देखेंगे। और देखिए, इसकी तीन तरीके की अपनी चट्टाने होती हैं। अपनी चट्टानों को हम तीन भागों में बांट देते हैं। उन तीन भागों को मैं दिखाता हूँ। ये तो आग्नेय चट्टान है, आग से आपको पता चल रहा है, आग वाली। इनको विस्तार से भी चर्चा करते हैं। फिर आती है अपनी अवसादी चट्टाने। ओके, अवसादी चट्टाने तो यानी कि इनको बोलते हैं, एक तो आग्नेय होगी, एक अपनी अवसादी चट्टाने होगी। ओके, यानी इसे बोलेंगे हम अपने सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरी बात करते हैं, सेडिमेंट्री के बाद अपनी आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिन्हें हम बोलते हैं कयांत्रित चट्टाने। क्या बोलते हैं? कयांत्रित चट्टाने। ओके, तो अपनी एक तो हो गई अपनी अवसादी चट्टाने, और एक कयांत्रित चट्टाने। ओके, तो ये तीन तरीके की चट्टानें होगी। तो हम रॉक्स को, हम पत्थरों को, जो चट्टान है ना, जो अपनी चट्टाने हैं, ओके, जो अपनी चट्टाने हैं, इनको हम चट्टानों को, जो अपनी चट्टाने हैं,
ओके, यानी कि इंग्लिश में लिख देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। यानी रॉक्स, रॉक्स को हम 3 भागों में बाँट देते हैं। ओके, रॉक्स, इसको मैं यहाँ पे रॉक्स लिख रहा हूँ। 1 सेकंड। रॉक्स, ओके। अब इस रॉक्स को मैं हुँ, कलर व्हाइट ही यार को मैं ट्रायंगुलर, ओके। ध्यान से समझना, रॉक्स को मैं 3 भागों में बाँट रहा हूँ। ओके, ओके। ये अपनी रॉक्स, ठीक है? रॉक्स है। अब रॉक्स को हम ओके, तो अच्छे से करते हैं। ओके, यहाँ पे अपना इग्नियस रॉक्स, यहाँ पे अपना हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ पे अपना सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ पे अपना हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। फिर यहाँ पे अपना हो जाएगा इग्नियस सेडिमेंट्री, इसको अपन ले लेते हैं येलो, ओके। एंड मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके। दीज आर, ठीक है, ये तो सेडिमेंट्री हो गया और ये अपना इग्नियस हो गया, ये अपना इग्नियस हो गया, ओके। इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ओके। ये अपना इग्नियस है, ये सेडिमेंट्री है, ये रॉक्स है, ये हमने रॉक्स की बात करी है, ओके। अब हम बात करते हैं इन सब की, एक एक हम बात करेंगे, ओके। एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अगर हम ये एक्सप्लेन कर लिया, हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अच्छे से समझ आ जाएगा, इस बात का मैं आश्वासन दिलाता हूँ, ओके। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई नहीं, ओके, ओके।
ओके, तो व्युत्पत्ति एटिमोलॉजी, ये शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से बना है जिसका अर्थ है आग, जिसका अर्थ आग है। ओके, आपने ज्वालामुखियां देखी होंगी। ओके, आपने ज्वालामुखियां देखी होंगी, ज्वालामुखी से लावा बाहर आ रहा है, मैग्मा बन रहा है, फिर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के तहत वो ठंडा हो रहा है, क्रिस्टल्स में बन रहा है। ओके, तो वो क्रिस्टल जब वो सॉलिडिफाई हो रहा है, जब वो सॉलिडिफाई हो रहा है, जैसे कि मानो एग्जांपल लो, एग्जांपल लो, जैसे कि देखो लावा बाहर आता है ना, एटमॉस्फेयर की हवा से जब वो है ना कांटेक्ट में आता है, तब वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। जैसे प्लास्टिक को जलाओगे है ना, जलाने के बाद कुछ समय बाद प्लास्टिक क्या हो जाएगा, अपना सॉलिड बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, है कि नहीं। तो ये, तो ऐसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ओके, ये लावा बाहर आया, देखो अपनी वोल्केनो है, वोल्केनो से लावा इरप्ट होकर बाहर आ रहा है, इसको इस तरीके से समझते हैं अपन। ये अपना वोल्केनो है। ओके, और ये ऑरेंज मान लो, ठीक है ना, ये 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 ये, ठीक है। अब ये लावा बाहर आ रहा है, ये बहुत सारा बाहर आ गया यहाँ पे लावा। ओके, ये लावा आ गया, ये इधर से आ रहा है, ठीक है ना। ओके, अब इस लावा के साथ ये देख रहे हो, ये तो अपना लावा बाहर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अपना लावा, ये अपना लावा आ गया। ओके, और अपना मैग्मा किधर है, अपना मैग्मा यहाँ पे, यहाँ पे अपना मैग्मा है। ओके, ये गर्म चीज जब बाहर आएगी, ये गर्म चीज जब बाहर आएगी तो कॉमन सेंस की बात है ना, देखो सोचो, गर्म चीज जब बाहर आएगी तो वो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो वो सॉलिड बनेगी। ऐसे ही सेम समुद्रों में क्या होता है, समुद्रों में अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें, अब अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें, हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो यहाँ पे क्या है, मिड अटलांटिक रिज है। और रिज क्या होती है, देखो यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज है, यहाँ पे एक मिड अटलांटिक रिज है, बहुत सारी ज्वालामुखी है यहाँ पे, बहुत सारी ऐसे 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 ज्वालामुखियां हैं। ये ज्वालामुखियों में से ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, तो सेम यही चीज देखो, यही चीज ये समुद्रों में हो रही है, समुद्रों में हो रही है। अब जब गर्म चीज, जो गर्म जो है एकदम गर्म, एकदम लिक्विड जो लावा है ना, मैग्मा है, वो क्या, वो जब समुद्र के कांटेक्ट में आएगा तो वो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या होगा, जैसे आप कोयले की बात करें तो कोयले जो हैं वो गर्म होते हैं, उसको आप पानी फेंक दो उस पे, एकदम वो वैसे बन जाएंगे ना, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो पथरीले बन जाएंगे वो, कहने की बात ये है। ओके, तो ये पानी के अंदर है ना, यहाँ पे ये ओशियन है, ओशियन में है। ओके, यहाँ पे ये ओशियन के अंदर है, ये ओशियन है, और कौन सा ये ओशियन है, अटलांटिक महासागर। तो इस महासागर के, ठीक है, तो ये अपना अटलांटिक महासागर है। अब समुद्र के अंदर देखो, समुद्र में क्या होगा, समुद्र के अंदर अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो विस्फोट होगा तो पत्थर वो क्या होंगे, जो भी ज्वालामुखी, जो भी लावा बाहर आएगा तो वो बाहर सॉलिड हो जाएगा आके समुद्र में, और ऐसे समुद्र पे क्या होगा, समुद्र ये अपना देखो, तो ये देखो, इसको एक मिनट, अपना यहाँ देखो, ये मैंने जैसे, ये मान लो ये पानी, ओके, ये समुद्र का पानी है। ओके, अब इसी ज्वालामुखी को मैं यहाँ पे वापस बनाऊं। ओके, ओके, ये ज्वालामुखी अंदर से, ओके, है ना। अब ये वही सेम प्रोसेस, मैग्मा, लावा, ये सब वापस आ गया। ओके, अब ये पत्थर बन जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्थर, बहुत सारे पत्थर बन जाएंगे इसे। ओके, बिल्कुल समझ आएगा ये आप सभी को, अभी थोड़ी देर में आने वाला है। ओके, ये पत्थर बन जाएंगे, ये पत्थर बन जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे, ऐसे बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। और इसे जो पानी की जो नाप है, पानी का जो लेवल है, ओके, वो कम होगा क्योंकि पत्थरों ने रोक लिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये पानी की बोतल है। ओके, ये पानी की बोतल है, अब इसके अंदर मैं बहुत सारे पत्थर डाल दूं तो पानी का क्या होगा, पानी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और ऊपर आएगा, और इससे क्या होता है, इससे फ्लड भी आ सकते हैं, इससे क्या हो सकते हैं, फ्लड, आपदा आ सकती है। ओके, तो इसके लिए क्या जोखिम कदम होनी चाहिए, इसके लिए हमारे आगे की क्या इनिशिएटिव्स होनी चाहिए, आगे की क्या राह होनी चाहिए, ताकि इसको हम तुरंत नियंत्रण कर सकें। तो इसके लिए हमें वेदर फोरकास्टिंग, हमें रियल टाइम पे और सुधारनी पड़ेगी, ताकि हमें पहले ही पता लग जाए इस चीज के बारे में, और साथ के साथ हम लोगों को इस चीज के लिए सूचित कर सकें। सूचित करने के साथ साथ सब अवेयर हो जाएंगे, तो सबों को सही समय पर
सही जगह पर पहुंचाया जा सकेगा और इससे लोगों की जान भी बच सकती है। ओके, समझ लो ना? तो यही बात है, सिंपल सी। ये पत्थर ऊपर आएंगे तो पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, पानी ऊपर जाएगा। ओके, पर बात मुद्दे की जो बोले हम, ये यहाँ पे पानी है, दिस इज वाटर। ओके, और ये पत्थर ऊपर चल जाते है ना, ठीक है, पानी ऊपर ही जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, इससे पानी का लेवल भी राइज होगा। ओके, और वो ग्राउंड को टच करेगा। ओके, अब ये पत्थर जो है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये ही अपने इग्नियस रॉक्स हैं, ये ही अपने इग्नियस रॉक्स हैं, जो कि क्रिस्टलाइजेशन कूल है ना, ठंडे होने के बाद जो मैग्मा बाहर आ जाता है, जो मैग्मा जो जो लावा जो है वह ज्वालामुखी से विस्फोट होने के बाद जो बाहर आ जाता है, जो है ना, जो लावा वो लिक्विड फॉर्म में जब वो अपने पर्यावरण की कांटेक्ट में आता है, पर्यावरण के कांटेक्ट में आने से जब वो सॉलिड बन जाता है, ओके, वो सॉलिड बनेगा, ठंडा होगा। ओके, लावा, एक गर्म चीज को आप बाहर रख दो, है ना, तवा है, जैसे मान लो गर्म तवा, उसको बाहर रख दो, कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? वो होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ये, ऐसी है। ओके, एक कॉमन सेंस की बात है और कुछ नहीं। पर उसकी बात, दूसरी बात करते हैं। तो ये आई होप ये सब चीजें तो समझ आ गई होंगी। परिभाषा, डेफिनेशन इसको क्या देते हैं? देखो, डेफिनेशन इसको कैसे देते हैं? इनका निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होने, यही मैंने बात की, ठंडा होने या जमने, ठंडा होने या जमने की वजह से होता है। जब वो ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो क्रिस्टलीकरण होता है, क्रिस्टलीकरण होता है, यानी सॉलिडिफिकेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, बात एक ही है, याद रखना, दिमाग में बैठा लो बात को। सॉलिडिफिकेशन की वजह से और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। ओके, ये देखो, ये वाली बात को आप अंडरलाइन कर लो। ओके, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन से होता है। मुख्य अवधारणा, ओके, इन्हें प्राथमिक चट्टाने, प्राइमरी रॉक्स या इन जनक चट्टाने, पेरेंट रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की प्राथमिक क्रस्ट, इनिशियल क्रस्ट इन्हीं से बनती है। अब सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? ओके, देखो, ओके, ये पृथ्वी है अपनी, है ना, अब ये पृथ्वी है, इसके अंदर भी मैं बहुत सारी चीजें बनाता हूँ अभी। ओके, हमने इसको यहाँ पे रख लिया। थोड़ा इसको, है ना, एज एन एग्जाम्पल मान के चलो, है ना, तो मैं एक कलर देता हूँ यहाँ पे। ये जो है अपना, ओके, ठीक है, ये पिंक वाली लाइन दिख रही है आपको? अब देखो, ये क्या है अपना कोर, दिस इज कोर, है ना, ये कोर है। पृथ्वी का सबसे बीच वाला हिस्सा, वो कोर जो सबसे गर्म होता है। ओके, इसके तापमान की बात नहीं करेंगे क्योंकि जियोग्राफिस्ट नहीं बनना है हमें, जियोलॉजिस्ट नहीं बनना है हमें, एक जनरल स्टडी करनी है बस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, ये अलग अलग रंग देख रहे हैं, तो ये अलग अलग रंग अलग अलग चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं, ये तो कोर को इंडिकेट कर रहा है। कोर के बाहर वाली इलाकी, बाहर वाली परत, उसको क्या बोलते हैं हम, है ना, कोर के बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं? कोर, ठीक है, ये कोर है, ये अपनी अनर कोर है, ठीक है ना।
ये इनर कोर है। ओके, तो देखो ये अपनी इनर कोर है, और ये कोर भी कौन सी है, ये इनर कोर है, ये इनर कोर है। ओके, और ये वाली जो है ये अपनी आउटर कोर। ओके, तो कोई एक मिनट, वो हम मिटा देते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, एक मिनट, ऐसे नहीं, वो इसको ध्यान से, इसको हम इस तरह से समझते हैं, रुको, इसको हम ऐसे समझते हैं, और लेट्स मेक अ डायग्राम। ओके, ओके, ठीक है ना। अब क्रस्ट भी अपनी दो तरीके की होती है, पता होना चाहिए आपको। ये जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो क्रस्ट होती है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये वाली जो है ये ओशियनिक क्रस्ट है। ठीक है, ये बसाल्टिक होती है नेचर में। बसाल्टिक इन द सेंस, यहाँ पे बसाल्टिक रॉक्स है, बसाल्टिक नेचर है इसका। तो बसाल्टिक रॉक्स, रॉक्स कैसी, रॉक्स बसाल्टिक, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये अपनी ग्रेनाइटिक रॉक्स है, यहाँ पे ग्रेनाइटिक रॉक्स है। ये देखो ये जमीन पे है, ये वाली जमीन पे है, ये समुंदर पे है। ठीक है, तो जो क्रस्ट अपने समुंदर पे है, ओके, तो वो होगी बसाल्टिक, और जो क्रस्ट अपनी जमीन पर है वो होगी कॉन्टिनेंटल। ओके, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो अपनी ग्रेनाइटिक रॉक से कंपोज है। ठीक है, जो ग्रेनाइटिक है तो वो अपने जमीन पे, और जो बसाल्टिक है वो अपने समुद्र पे। तो इतनी सी बात है। ओके, अब हम रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक रॉक है। ओके, बसाल्टिक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये आपका कंफ्यूजन एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। आपको पहले क्रस्ट मेंटल कोर की एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो क्रस्ट है, क्रस्ट ऊपर हो गए, क्रस्ट के नीचे क्या आता है। ठीक है, देखो ये, इसको हम एक लेयर बना देते हैं, तो हम एक लेयर बना देते हैं। देखो यहाँ पे तो कोर होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ओके, ये अपना कोर, इस कोर में भी कैसे कोर होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर, अंदर का कोर और बाहर का कोर, आउटर कोर। ओके, और एक इसके अंदर एक मिनट, ये वाला है, ये है अपना मेंटल, दिस इज मेंटल। ओके, ये मेंटल है अपना। ओके, और ये वाली हमें क्रस्ट दिख ही रही है ना, ये क्रस्ट है ना, इनर क्रस्ट आउटर क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये वाली क्रस्ट है ही अपनी, ये क्रस्ट है ही अपनी। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये क्रस्ट है। ओके, क्रस्ट में भी बहुत तरह की क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल होती है और ओशियनिक क्रस्ट होती है। ओके, ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, डंटिल ओवर हियर। अब हम बात करते हैं, अब आती है मुद्दे की बात। अब इसको पढ़ने का मतलब बनता है, इसको पढ़ने से पहले बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए।
ओके, तो परिभाषा हमने देखी, इनका निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होने, जमने और क्रिस्टलीकरण सॉलिडिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन से होता है। मुख्य अवधारणा, इन्हें प्राथमिक चट्टाने प्राइमरी रॉक्स या जनक पेरेंट रॉक्स कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का प्रभाविक क्रस्ट इनिशियल क्रस्ट इन्हीं से बनता है। ओके, पृथ्वी का प्रभावी क्रस्ट इन्हीं से बनता है, यही है ना, यही है ना, सॉलिडिफाई हो रही है, बाहर निकल रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रही है, ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट होने से बाहर निकल रहा है लावा, वो सॉलिडिफाई हो रहा है, वो जमीन बना रहा है, और जो जमीन बना रहा है वो ग्रेनाइटिक रॉक्स है, और जो ग्रेनाइटिक रॉक्स है वो अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे बात कही गई है प्राइमरी रॉक्स या पेरेंट रॉक्स, इसीलिए ये जनक रॉक्स है ना, कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की है ना, पृथ्वी का प्रारंभिक क्रस्ट, इनिशियल क्रस्ट, प्रारंभिक क्रस्ट इन्हीं से बनी है। ओके, इन्हीं से बनी है, इसीलिए। ठीक है, समझ आए ना ये कंसेप्ट, यही है मेन कंसेप्ट। ओके, फिर उसके बाद आता है महत्वपूर्ण तथ्य, इन चट्टानों में जीवाश्म फॉसिल्स नहीं पाए जाते, बिल्कुल, यानी कि जो अपने फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, इनमें फॉसिल फ्यूल्स बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ओके, इनमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाए जाते, ये इग्नियस रॉक्स में, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं अपने फॉसिल फ्यूल्स। ओके, उनको हम आगे देखते हैं। ओके, अब एक मिनट, हमने ये बात करी है, इसके बाद हमने ये बात कर ली, डायरेक्ट नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इनको जब तक समझेंगे नहीं तब तक बात तो नहीं बनेगी। ओके, अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, ये धीमी गति से है ना शीतलन। अब देखो, जो ये अपने इग्नियस रॉक्स होते हैं, देखो चट्टानों की कठोरता, हार्डनेस, उसमें मौजूद क्रिस्टलों की संख्या और आकार के व्युक्त क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, व्युक्त क्रमानुपाती होती है। ओके, यानी कि देखो जो क्रिस्टल का साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू इट्स रेट ऑफ कूलिंग। ओके, समझ रहे हो ना बात को? पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो ये जो क्रिस्टल का साइज है ये डिपेंड करता है कि जो अपने इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स का मैंने बताया फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मैग्मा के बाहर इरप्ट होने से, जब वो ज्वालामुखी का जो लावा है, वो ज्वालामुखी के जो लावा है जो आगे बाहर निकल के वो ठंडी हो रही है, ठंडी होने से वो सॉलिडिफाई हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है ना, फिर जो पत्थर का निर्माण हो रहा है वो इग्नियस रॉक्स हो रहा है। ओके, पर वो उस पर डिपेंड करता है कि क्रिस्टल्स का, अब वो पत्थर का साइज, उस पत्थर की साइज की बारे में बात कर ली, वो कितना आकार में कितना बड़ा होगा, वो आकार में कितना बड़ा होगा, तो उसके आकार में बड़े होने का ये ही सीधी सी बात आपको बैठा लेनी है कि उसका आकार इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी जल्दी ठंडा होगा। अगर आप ये कहना चाह रहे हो अगर वो जितनी जल्दी ठंडा होगा तो उस हिसाब से उसका साइज बड़ा छोटा हो जाएगा, पर इस केस में ये उल्टा है। तो इसीलिए तो यहाँ पे ये बात बताइए, साइज ऑफ क्रिस्टल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेट ऑफ कूलिंग। ओके, ठंडा होना, जल्दी ठंडा होना, देर से ठंडा होना, ये सब बातें उसे कुछ नहीं होता। इन सब बातों से ये नहीं बताया जा सकता कि उसका आकार कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, वो उसके अंदर की केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे है वो पूरी बात। फिर उसके बाद हम दूसरी बात चलते हैं। ओके, इन सबको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, हेडिंग डाल लो ये। ओके, अब इसमें टेबल बना लेना आप लोग। ओके, कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है। एसिडिक रॉक्स वो रॉक्स जो जमीन की है, कॉन्टिनेंटल है। ओके, बेसिक रॉक्स वो रॉक्स जो ओशियनिक है, इसीलिए यहाँ पे बसाल्ट आ गया, ये समुद्र वाली है, ये जमीन वाली है। रायोलाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आ गया ना, देखो ना लाइट कलर, रेड येलो सॉइल, ये अपने जमीन पे मिलेंगे। ओके, और जो समुद्र वाले हैं, समुद्र वाले अपने मैफिक, तो मैफिक यानी बेसिक जो 50% जिनका कंपोजिशन है, ये 70% से कम है इनका कंपोजिशन। इसमें सिलिका इसमें कितना है, 70% से कम। पर इस मैफिक रॉक्स के अंदर जो बसाल्टिक है, ओके, जो बसाल्टिक है, तो इसके अंदर अपने रॉक्स का कंपोजिशन है 50%। ओके, इसके अंदर 70% से कम, तो परसेंटेज इसका ज्यादा है, इसका, ये इन सबको कंपेयर करो। ओके, और इंटरमीडिएट रॉक्स में 60 to 70% हुआ। ओके, इसमें बेसाल्टिक रॉक्स में कम है, उससे कम अल्ट्रामेफिक में, और अल्ट्रामेफिक किस केस में, कोमेटाइट, पीरियोडाइट, इन रॉक्स के केस में। ओके, तो कंपोजिशन जो है सिलिका का इनमें कम होगा। ओके, 40% से कम। अब देखो एक्सट्रूसिव लावा और इंट्रूसिव लावा। ओके, आपको समझना पड़ेगा। तो देखो
ये मैंने क्या बताया, सिलिका, सिलिका के अंदर बताया 70% से कम, इंटरमीडिएट 60 to 70%, मैफिक रॉक्स 50%, ओके, मैफिक रॉक्स और अल्ट्रा मैफिक रॉक्स, ओके, 40%। अभी कॉमेटाइट, पीरियोडाइट ये अलग है। पहले हम इतनी बात करेंगे एक बार, ओके, पहले हम इतनी बात करेंगे यहाँ तक की, ओके, यहाँ तक की बात करेंगे सिलिका वाली, ओके, सिलिका वाले की बात हम 70% फेल्सिक एसिडिक, और इंटरमीडिएट है 60 to 70%, मैफिक का 50%, अल्ट्रा मैफिक का 40%। तो इस सिलिका का परसेंटेज है, कितना परसेंटेज एसिडिक रॉक्स में होता है, कितना इंटरमीडिएट रॉक्स में होता है, कितना मैफिक रॉक्स में होता है, ओके। ये ग्रेनाइटिक है ना, जो फेल्सिक होता है एसिडिक, ग्रेनाइटिक, और बेसिक जो बसाल्टिक है जो ओशन में है, ओके। अब एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स, अब इनको करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स होते क्या है। एक्सट्रूसिव से नाम से ही पता चल रहा है बाहर का, जो पत्थर बाहर मिले और जो पत्थर अंदर मिले, ओके। किसके अंदर, ज्वालामुखी के अंदर, बिल्कुल। देखो अगली स्लाइड में दिखाई, ये ज्वालामुखी अपनी, ये क्या अपनी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, ओके। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक्स यानी कि अपने अंतभेदी बनाम और बहिर्भेदी चट्टाने, ओके। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, देखो, अंतभेदी बनाम और बहिर्भेदी चट्टाने, इनमें यही फर्क है। देखो तो अंदर वाली है ना, यहां से पता चल रहा है अंध, तो अंदर, और है ना बहिर्भेदी चट्टाने जो बाहर की तरफ, यानी एक्सट्रूसिव रॉक्स, ओके। तो ये वाली कौन सी है, ये है, और अपनी ये वाली कौन सी है, जो इसके अंदर है, यहाँ पे ये रही, ये रही, ये रही, ये दिख रही है ना आपको, ये ही ये है, ये ही ये है, ओके। ये एक अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ पत्थर है, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ ये प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ओके। ये बात याद रखिए। अब इधर एक और बात देखिए, अंतर्वेदी मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है। अब देखो मैग्मा, अगर बाहर के कंपैरिजन से अगर हम बाहर और अंदर की तुलना करें, बाहर और अंदर की तुलना करें, तो मैग्मा बाहर ठंडा हो गया, अंदर ठंडा होगा। मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा होगा और बाहर थोड़ा ज्यादा गर्म होगा, ओके। तो इस बात को याद रखना। अब देखो बहिर्वेदी है ना, ये बाहर वाला लावा सतह पर ठंडा होता है ना। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है, ओके। अम्लीय एसिडिक यानी कि हल्का रंग होता है, ओके, पृथ्वी के अंदर, तो वो एसिडिक होता है। और यहाँ पे हमने वही बात करी, ओके। ये क्या है, ये एसिडिक में आएगा, एक्सक्लूसिव वाला, ओके। और देखो एसिडिक हल्का रंग, और उर्दा ग्रेनाइट, ओके, ग्रेनाइट, ओके। तो ग्रेनाइट है वो अंतर्वेदीय इंट्रूसिव रॉक है, क्योंकि जमीन पे आ रहा है। और ये बसाल्टिक, बसाल्ट यानी अंदर है, ये बाहर आ गया, बाहर वाला, ओके। तो ये काली मिट्टी है यहाँ पे बसाल्टिक रॉक्स की, और इसका रंग गहरा होता है, ओके। तो ये बात हमें क्लियर हो गई, इसको नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद आते हैं हम अफसादी चट्टाने, समय की परतें, ठीक है ना, समय की परतें। अफसादी चट्टानों के बारे में हम अब जानेंगे। अफसादी चट्टानी क्या होती है, देखो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, यानी कि ये समय की जो है ना, लेयर्स ऑफ टाइम बोलते हैं इनको। टाइम ऑफ लेयर्स कैसे, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। वो अलग अलग प्रोसेसेस क्या है, देखिए यहाँ पे पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्युत्ति, लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, नीचे बैठना, यानी इसका मतलब है नीचे बैठना। सिंपल सी बात है, अभी समझेंगे, उस चित्र पे ही आएंगे, चिंता मत करिए। विशेषता, स्तरीकृत चट्टाने यानी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है। ये कैसे रॉक्स हैं, स्ट्रेटिफाइड, ओके, सीधे नीचे गिरते हैं ये, ओके, स्ट्रेटिफाइड है। नोट, इनमें जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। डिपोजिशन होता है ना सेडिमेंट्स का जिसमें डिपोजिशन होगा, तो वहां पे फॉसिल फ्यूल्स बिल्कुल होंगे, ये जाहिर सी बात है, ओके। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे अफसादी चट्टाने, समय की परतें, सेडिमेंट्री रॉक्स और लेयर ऑफ टाइम, ठीक है ना। इसमें हम एक लिथिफिकेशन का प्रोसेस मिलेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, एक सेकंड, यहाँ पे देख रहे होंगे पहाड़ है बहुत सारे। पहाड़ से क्या हो रहा है, पहाड़ से हो क्या रहा है बेसिकली, पहाड़ से ये हो रहा है बेसिकली कि, ठीक है, पहाड़ से हमारा क्या हो रहा है, पहाड़ से बेसिकली ये हो रहा है अपना, पहाड़ पे पत्थर रखे हैं ऊपर, उसकी चोटी पे, ये पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है, यहाँ पे ये हमारा माउंटेन है, माउंटेन पे बहुत सारे पत्थर रखे हैं, ठीक है ना, ठीक है, बहुत सारे पत्थर रखे हैं अपने माउंटेन पे, माउंटेन पे बहुत सारे पत्थर रखे हैं, पत्थर नीचे आ रहे हैं, और नीचे नदी है, यहाँ पे नदी है अपनी, ओके। ये नदी आपको यहाँ दिख रही है, ये नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे आपको नदी दिख रही है,
ये नदी बहती हुई दिख रही है। ओके, ये आपको नदी दिख रही है, आपको ये नदी आपको ये दिख रही है, ये नदी आपको ये दिख रही है, और ये पहाड़ है। पहाड़ को हम क्या कलर दें? ग्रे। ओके, ये पहाड़ हैं अपने। ओके, ग्रे। और ये पत्थर आ रहे हैं, ये पत्थर आ रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ गए पत्थर और नदी में आ गए। अब आप एक मेरे को बात बताइए, बारिश के वक्त क्या होता है? बारिशों के वक्त क्या होता है? बारिशों के वक्त ये होता है बेसिकली मेन चीज, है ना? बारिश के वक्त यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत सारी बरसात हो रही है। अब बारिश के वक्त बेसिकली है यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए, बारिश के वक्त बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? बारिश के वक्त बेसिकली यहाँ पे पत्थर आ रहे हैं नीचे। ओके, तो जमीन जो है कीचड़ जैसी बन जाती है। जमीन जो है अपनी कीचड़ जैसी बन जाती है। तो जमीन कीचड़ जैसी बन जाती है तो पत्थर भी चिप जाएंगे। ओके, चिपक जाएंगे। ओके, तो ये तो पहला प्रोसेस है। पत्थर नीचे आए यानी अपने यहाँ पे पानी में आके घुल गए। ओके, पानी में यहाँ पे आके सेटल हो गए, सेटल डाउन हो गए, है ना? फिर इसके बाद ये इस वाले प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, ये पत्थर का ये देख रहे हो कंपैक्शन हो रहा है, ठीक है ना? ये पानी नीचे जा रहा है जमीन के, है ना? बरसात भी आ रही है, पत्थर भी जा रहा है, पानी और पत्थर दोनों, है ना, एक अपनी प्रोसेस दिखा रहा है। ओके, ठीक है, पानी एक तरह से पत्थर में भी घुल गया और वो पत्थर जमीन पे भी आ गया। ओके, अब वो पत्थर जमीन पे आ गया तो क्या फर्क पड़ गया? यहाँ पे देखिए बात, सीमेंटेशन हो रहा है, सीमेंटेशन हो रहा है, देखिए ना, पत्थर चिपक गए। जब हमने देखा बारिश खत्म हो गई, एकदम मौसम पूरा तरीके से सूख गया, पूरी तरीके से सूख गया पूरा मौसम अपना। अब मौसम के सूखने की वजह से देखो ये क्या हो गया, ये पत्थर हमें चिपकी हुई है, उसमें देखिए सीमेंटेशन हो गया ना। अब जैसे ये अपनी कोई दीवार है, अपनी घर की दीवार। ओके, जब आप नए नए सीमेंट वगैरह करते हो उनपे, है ना, ठीक है ना, तो आप देखते हो जो ईंट है जिससे मिस्त्री ने पुताई वगैरह जो भी करी है, ओके, तो वो पूरी तरह से वो चिपक जाती है, सीमेंटेशन। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे दिख रही है हमें, सेम सी बात। ओके, ये अब देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वेदरिंग डिपोजिशन। तो देखो पहले क्या हो रहा है? वेदरिंग। वेदरिंग से क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ पे वेदरिंग हो रही है, वेदर से बारिश बाहर आ रही है। सिंपल सी बात, बारिश हो रही है, बारिश से पत्थर नीचे गिर रहा है, पत्थर नीचे गिर रहा है, पानी में जा रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है वहां पे जाके। डिपॉजिट होने के बाद वो कंपैक्शन हो रहा है, उसका कंपैक्शन भी हो रहा है, पानी और पत्थरों में दोनों में रिएक्शन हो रही है। दोनों में रिएक्शन होने के बाद जब हमें सुखावट दिखी तो सुखावट में हमें सीमेंटेशन की प्रोसेस दिखी, सीमेंटेशन। और ये पूरा एंटायर प्रोसेस जो है, ये पूरा एंटायर प्रोसेस, इसको हम लिथिफिकेशन कहते हैं। ये बात याद रखना। ओके, इसी प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं। अब देखना यहाँ पे अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। ओके, और इसी वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी वजह से यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का डिपोजिशन भी इसी वजह से है। ओके, फिर देखो अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। कमजोर संरचना, आग्नेय चट्टानों की तुलना में अपेक्षित कमजोर। ओके, ये रिलेटिवली वीकर है इग्नियस रॉक्स के कंपैरिजन में। इग्नियस रॉक्स तो कितनी ठोस होती हैं, कितनी मजबूत होती हैं, ये तो टूट जाएंगी। ओके, ये तो टूट जाएंगी। ओके, पर मेटामॉर्फिक रॉक्स उसमें हम बात करेंगे अलग से, ठीक है ना? अभी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स पे अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री का भी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। ओके, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, ये कमजोर होते हैं, ठीक है ना? अब मेटामॉर्फिक में एक अलग ट्विस्ट आएगा, खानी के अंदर, खानी में एक अलग ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे तो ये कमजोर है, पर मेटामॉर्फिक के केस में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। ओके, कमजोर संरचना, आग्नेय चट्टानों की तुलना में अपेक्ष कुछ कमजोर, रिलेटिवली वीकर। अब क्रिस्टल, इन चट्टानों में क्रिस्टल अनुपस्थित है। ओके, एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल। जबकि हमने देखा इग्नियस रॉक्स के अंदर क्रिस्टल्स की मौजूदगी थी, पर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में क्रिस्टल्स की मौजूदगी नहीं है। ओके, ये बात याद रखना है। तो इग्नियस का उल्टा सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें दिख रहा है। ओके, बस एक प्रोसेस से जाना पड़ रहा है इसको, एक प्रोसेस से जाना पड़ रहा है। वो प्रोसेस कौन सी है? लिथिफिकेशन की प्रक्रिया। वो प्रक्रिया कौन सी है? अपनी लिथिफिकेशन की। ओके, अब यहाँ पे एक और बात देखिए, संरचना ये मैं सिर्फ संरचनाएं नहीं बनाती है बल्कि परतदार होती हैं। ओके, ये परतदार होती हैं, ये बड़ी बड़ी अपनी है ना संरचनाएं नहीं बनाती है, ये है ना परतदार होती है, एकदम पतली सी होती है, ज्यादा मोटी इकट्ठी है ना ठोस इतनी नहीं होती है ये, इस बात को भी याद रखना। और फिर जल अंत क्रिया से संरंध्र पोरस और परागम्य परमिएबल होती है, ठीक है ना? ये परमिएबल होती है, पोरस होती है नेचर में, ये बात भी हमें याद रहनी चाहिए। ओके, फिर अगली बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अपने अवसादी चट्टानों के प्रकार, है ना? यानी कि अवसादी चट्टानों को निम्न प्रकार में हम बांट देते हैं। वो अवसादी चट्टाने कौन कौन से निम्न प्रकार में हम बांटते हैं? देखिए, अपने मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स हो गए, अपने ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स हो गए, अपने केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स हो गई, ठीक है? मैकेनिक रूप से, ओके, ऑर्गेनिक रूप से बनती हैं और केमिकल रूप से बन जाती है। ओके, तो देखिए, ये मैकेनिकली फॉर्म पुराने टुकड़ों का दबाव उदा यानी सैंडस्टोन
कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, लोइसिस, इन सब एग्जाम्पल को नोट कर लो आप लोग। ओके, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। ओके, मैकेनिकली फॉर्म्ड यानी ये यांत्रिक तरीके से किस तरीके से बनते हैं, पुराने टुकड़ों के दबाव, उदा सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, लोइस। ये चित्र आप देख सकते हैं, देख लीजिए चित्र को। ओके, फिर उसके बाद अपना आता है ऑर्गेनिक फॉर्म। ओके, जैविक तरीके से इसका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जैविक तरीके से भी हैं अपने कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। एक तो अपना कैल्केरियस रॉक्स है ना, जिसके अंदर एक अच्छा जीता जागता उदाहरण लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इसे हम कहते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर कहते हैं। ओके, अब इसके आगे की कहानी जो मैंने ट्विस्ट वाली कहानी बोली, वो ट्विस्ट आपको मेटामॉर्फिक में देखने को मिलेगा। वो आपको एकदम ही चौंका देने वाला ट्विस्ट होगा। ओके, यहाँ पे तो सेडिमेंट्री रॉक्स देख रहे हैं हम, तारीफ करे जा रहे हैं सेडिमेंट्री की कि ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स ये बहुत ही ज्यादा हल्का होता है ना, ये है ना कमजोर होता है, ये मजबूत नहीं होता है। पर ये पूरा केस इनवर्स हो जाएगा अपने मेटामॉर्फिक पे। पर अभी तो ये इसकी बात करते हैं कार्बोनेशियस कोल, ये कोयला, कोयला जो है। ओके, अब देखो केमिकली फॉर्म्ड। ओके, केमिकल फॉर्मेशन कैसे होता है, रासायनिक तरीके से। तो देखिए वाष्पीकरण से, है ना, यानी कि उदा क्या है, जिप्सम, रॉक सॉल्ट। ओके, ये हमने बात कर ली, है ना। ये सेडिमेंट्री रॉक्स ये हैं। ओके, जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं और ऐसे ऐसी फॉर्मेशन में जब लोगों को दिखते हैं तो लोग इनको है ना लैब्स में रखने लग जाते हैं और कोई अदर पर्पस के लिए यूज करने लग जाते हैं। ओके, इसको फर्दर प्रेशर और तापमान के कांटेक्ट में नहीं आने देते। ओके, तो मैंने यहीं पे आपको मेटामॉर्फिक रॉक का एक इंडिकेशन दे दिया। ओके, अब हम अगली बात करते हैं अपने मेटामॉर्फिक रॉक की, यानी अपने कायांतरित चट्टाने रूपांतरण की प्रक्रिया। इसकी रूपांतरण की क्या प्रक्रिया है, इसको हम जानेंगे। यानी अपनी कौन सी पत्थर, कायांतरित चट्टाने, यानी रूपांतरण की प्रक्रिया, इसको हम जानते हैं। ओके, तो ये अपने मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसका कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हम जानेंगे। देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स, देखो अब परिभाषा देखिए यहाँ पे। परिभाषा, जब चट्टाने बिना टूटे, विदाउट डिसइंटीग्रेशन, अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में बदलाव करती है। ओके, फिर यहाँ पे देखो कारक, ये बदलाव अत्यधिक दबाव, प्रेशर, आयतन, वॉल्यूम और तापमान, टेम्परेचर के कारण होता है। इसको लिखिए, फिर मैं समझाता हूं। फिर प्रक्रिया, इसे कायांतरण, मेटामॉर्फिज्म या पुनः क्रिस्टलीकरण यानी रिक्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ओके, तब ये जब दो प्रोसेस हो रही हैं, ये दो प्रोसेस होने के बाद ये दो प्रोसेस हैं। इस दो प्रोसेस के बाद जो चीज हमें मिल रही है या आउटपुट हमें मिल रहा है, ये आउटपुट है। ओके, तो ये आउटपुट है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए जब चट्टानें होती हैं, देखिए समझिए बात को, जब रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के इसमें क्या था, ये देखिए ये आ रही है, ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रोसेस के बाद, ठीक है ना, इस प्रोसेस के बाद यहाँ से सुनिए, ये वाला जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पे चिपक गए, सीमेंटेशन हो गया। सीमेंटेशन होने के बाद अब इसके आगे की कहानी है, एक्सट्रीम हीट आ रही है, धूप ज्यादा तेज पड़ जाती है। ओके, हम अभी तो बोल रहे थे कि ये यहाँ पे क्या है, ये कमजोर पड़ जाती हैं, ये क्या पड़ जाती है, कमजोर होती हैं, एकदम कच्ची होती हैं, पक्की नहीं होती। पर पक्की करने के लिए इस पे ना, इस पे जोर से हीट आती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं। ओके, गर्मियों के वक्त, और फिर उसके बाद क्या होता है, तापमान ज्यादा बढ़ता है, दबाव ज्यादा होता है। देखिए एक डायग्राम के तहत इसको समझाते हैं। ये पहाड़ है, रुको, ये अपना, ये, और ये, ठीक है, ये एक लेक है अपनी, ये अपनी क्या है, ये एक लेक है, लेक मान लो, रिवर मान लो, बादी की, ठीक है। अब यहाँ पे पत्थर हैं बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये नीचे आएंगे, ये नीचे आएंगे। ओके, नीचे आके ये ऐसे 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 ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और तरफ हम देखें, यहाँ पे तो पानी भी है, यहाँ पे तो क्या है, पानी भी है, ये पानी भी हमें दिख रहा है। ओके, अब क्या होगा पत्थरों के साथ, पत्थर आ गए। अब ऐसे नहीं हो रहा कि रॉक्स का फॉर्मेशन इंस्टेंटली हो जाएगा, ऐसे नहीं हो रहा कि रॉक्स इंस्टेंटली फॉर्म हो जाएंगे, रॉक्स इंस्टेंटली फॉर्म नहीं होंगे, रॉक्स को टाइम लगेगा। कितने साल का, पत्थरों को टाइम लगेगा कितने साल का, कम से कम 10,000 साल का, 10,000 ईयर्स। ओके, 10,000 ईयर्स का टाइम लगेगा, इस बात को याद रखना। अब देखो, है ना, ये अपनी झील है। ओके, ये अपने रॉक्स है।
अब रॉक्स क्या हो रहा है, लिथिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, यही वाला प्रोसेस देखिए इधर, ये वाला प्रोसेस हो रहा है अपना, ये वाला ही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, यही वाला प्रोसेस हो रहा है। नदी का पानी आया, यहाँ पे गया, फिर सीमेंटेशन हुआ, ठीक है ना। मेटामॉर्फिक रॉक्स को समझने के लिए याद रखें, ये इसकी पूरी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आएगा। ओके, तो सीमेंटेशन हुआ, सीमेंटेशन के बाद अब देखिए यहाँ पे ये पत्थर नीचे है, पत्थर नीचे है, पानी है, पानी है, और पत्थर नीचे है, पानी में आगे घुल गए। ओके, 10,000 साल तक है ना ये पत्थर जमे रहे, तो क्या हुआ 10,000 साल तक यहाँ पे धूप भी आई होगी, है ना। ये अपना सन है, ये अपना सन है, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ ताकि सन दिखे। ओके, ये अपना ऑरेंज ऑरेंज वाला सन है। ओके, ये अपना ऑरेंज कलर का सन है। ओके, ये सन है। अब सन की जो हीट है ना, सन की हीट जो है, इस पे ये हीट, दिस इज हीट, ये हीट पड़ रही है इन पत्थरों पे, ठीक है। एक तरफ तापमान पे है ना बढ़ोतरी हो रही है, एक तरफ ये दब रहे हैं, एक तरफ ये दब रहे हैं, दबते जा रहे हैं, बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं। ओके, बहुत सारे अपने क्या आ रहे हैं, पत्थर, बहुत सारे पत्थर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर इकट्ठे भी होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ओके, होते जा रहे हैं, दबाव बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन रहे हैं, मेटामॉर्फिज्म भी हो रहा है। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म अकर हो रहा है, यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस अकर हो रहा है, मेटामॉर्फिज्म, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। अब मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस जब अकरेंस होता है तब अपना मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। अपना कौन से रॉक्स बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। ओके, ये अपने मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। ओके, यहां तक अपनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे एक और ठीक है, ये अपने मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। अब यहां पे देखिए एक और बात, ये मेटामॉर्फिक का प्रोसेस पूरा हुआ, ठीक है, यहां तक आपको समझ आया, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म या पुनः क्रिस्टलाइजेशन, इस मेटामॉर्फिज्म को हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके, कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ पे बात बताई है। देखो परिभाषा, जब चट्टाने, अब पढ़ो, जब चट्टाने बिना टूटे, विदाउट डिसइंटीग्रेशन अपने भौतिक या रासायनिक गुणों में बदलाव करती है, जब उनमें फिजिकल या केमिकल चेंज हो जाता है। ओके, फिजिकल केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, यहाँ पे बताया अभी, यहाँ पे अभी बताया फिजिकल केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ओके, यहाँ पे फिजिकल केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पूरा फिजिकल केमिकल चेंज, यहाँ पे पूरा फिजिकल केमिकल चेंज हमें हो रहा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज दिख रहा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, फिजिकल केमिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल केमिकल चेंज हो गया फिजिकल केमिकल चेंज। 10,000 साल के फॉर्मेशन, 10,000 साल तक ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, मेटामॉर्फिज्म होता जा रहा है। ये पूरा, ये मेटामॉर्फिज्म ही तो है, ये पूरे प्रोसेस को ही हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस ही मेटामॉर्फिज्म है, और रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, लाइजेशन। ओके, इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। समझ ये बात। ओके, ये बात हमारी हो गई। अब इसके बाद एक और बात, ठीक है, तो यही बात है, ठीक है, ये बात हो गई। फिर अब यहाँ पे देखिए कयांतरित चट्टानों की विशेषता है, तो वो बात तो हमें क्लियर हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब कयांतरित चट्टानों की विशेषताएं भरते हैं, यानी अपने मेटामॉर्फिक रॉक्स की विशेषताएं भरते हैं हम। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स की क्या क्या फीचर्स हैं, तो देखिए कठोरता, ये बहुत कठोर होते हैं। कठोर क्यों होंगे, हार्ड क्यों होंगे, क्योंकि देखो यार जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है, प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तापमान ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, तापमान ज्यादा बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा उसका बढ़ रहा है। ओके नहीं, है ना, वो धूप के कांटेक्ट में आ रहा है, तापमान ज्यादा बढ़ रहा है, 10,000 साल तक ये हो रही है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इन 10,000 साल तक जो फिजिकल केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, वो कठोर बन रहे हैं, हार्ड बन रहे हैं, हार्डेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे कोल है, कोल पे इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा, है ना, कोल कोल कोयला, उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो वो क्या बनेगा, वो अपना डायमंड बन जाएगा। ओके, और इसी तरीके से हम दूसरी बात करें तो अपना दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है अपनी, दूसरी बात आती है अपनी इसकी चूने पत्थर की। आज जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को इतना 10,000 साल तक फिजिकल केमिकल चेंजेस के अंदर उसमें गड़बड़ी होगी, 10,000 साल तक वही फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट यही पड़ेगा, वो बन जाएगा अपना मार्बल, वो बन जाएगा अपना मार्बल। बस यही सिंपल सी बात थी। ओके, और यही बात हमने यहाँ पे देखी।
ये देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए, ठीक है। कहाँ गए वो? ये नहीं, एक मिनट। नॉट ओवर हियर। ये देखिए, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स ही एक तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। वो सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स का जब रूप ले लेते हैं, मेटामॉर्फिज्म की यानी कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, क्योंकि उनका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ये सिंपल एक 10 लाइन के अंदर इसका ये आंसर है। ओके, ये सिंपल 10 लाइन का एक शब्द है जिससे आप सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक के बीच का रिश्ता समझ जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है तो आपको इग्नियस रॉक्स का कांसेप्ट वीक है, तो इग्नियस रॉक्स का कांसेप्ट स्ट्रांग होगा तो आप क्रिस्टलाइजेशन समझ जाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन समझ लिया तो आपको सेडिमेंट्री रॉक समझ आ जाएगी, वेदरिंग वगैरह ये सब आपको समझ आ जाएंगे। वेदरिंग समझ में आ जाएगा, आपको डिपोजिशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी आपको डेफिनेशन जब क्लियर हो जाएंगी तब आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स भी फाइनली, तो इसलिए हम पढ़ते हैं पहले इग्नियस, इग्नियस के बाद हम सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री के बाद हम मेटामॉर्फिक। ओके, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। मैकेनिकली फॉर्म्ड यानी यांत्रिक, पुराने टुकड़ों का दबाव, ओके, है ना, ये तो हमने कर लिया, है ना। ये कॉन्ग्लोमेरेट, ये सारे हमने सब देख लिए। ओके, अब ये यही हम देख रहे थे। अब देखिए कायांतरित चट्टानों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, कठोरता, कठोर होते हैं, सबसे हार्ड होते हैं, है ना। अप्राग्यमता, अप्राग्यमता यानी ये अप्राग्यम, ये इम्परमिएबल होते हैं, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स परमिएबल होते हैं नेचर में। ओके, परमिएबल होते हैं नेचर में, उनमें पानी घुस जाता है, पोरस होते हैं, छेद होते हैं, पर ये बहुत हार्ड होते हैं। मेटा इसके अंदर तो ऑलरेडी इतनी सारी चीज घुस गई, इतनी 10,000 साल तक ये क्या घास चार रहे थे, है ना, नहीं ना। तो ये 10,000 साल तक इन्होंने मेहनत की, इतनी ज्यादा पसीने, और इस तरीके से आप लोग भी अपने पसीने बहा रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने के लिए। ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ओके, तो यही मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी यही प्रोसेस है। ओके, तो आप सब लोग भी, हम सभी एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, आप लोग भी मेटामॉर्फिज्म यानी रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बिल्कुल गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपराग्यमता, ये अपराग्य इम्परमेबल होते हैं, परमेबल होते ही नहीं है, पानी की बूंद को आने ही नहीं देते। ये देखिए यहाँ पे पानी की बूंद, ये पानी की बूंद आई तो ये उधर आने ही नहीं देंगे, इनके इनके दरवाजे बंद हो गए, ये अब और रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा अब इनका। ओके, डायमंड को कितने ही तोड़ लो अब नहीं टूटेगा, बहुत हार्ड। ओके, और कितने साल तक दबा रहता है कोयला, जब जाके वो हीरा बनता है। ओके, तो ये बात याद रखना। तो जीवाश्म उच्च तापमान के कारण इसमें जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, नो फॉसिल्स। ओके, जीवाश्म उच्च तापमान के कारण इसमें जीवाश्म, अब देखो इतने साल तक, 10,000 साल तक, है ना, वो फॉसिल फ्यूल्स इतना दबा रहा है, इतनी उसको, है ना, टेम्परेचर में रखा, इतना उसको प्रेशर में रखा, इतना प्रेशर में रखा, इतना प्रेशर में रखा, इतना तापमान में रखा, इतना वॉल्यूम में रखा, तो उसके अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स है, अगर डायनासोर का फॉसिल फ्यूल भी मान लो, प्लांट का फॉसिल फ्यूल भी मान लो, वो होगा क्या? वो बिल्कुल नहीं होगा उसमें, वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो जीवाश्म की तो कोई उम्मीद ही मत रखो, है ना, ये होगा ही नहीं इसका, ये देखो बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके, ये होगा ही नहीं। ओके, पानी पानी भी बिल्कुल नहीं होगा। ओके, वो एकदम सूखा और ताकतवर होगा। ओके, संरचना, दबाव के कारण इनमें बेंडिंग या फोलिएशन यानी कि बेंडिंग या फोलिएशन दिखाई देते हैं। ओके, तो ये इस तरीके के दिखाई देते हैं, यूं यूं यूं, ऐसे 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 दिखाई देते हैं, क्योंकि इतने साल से दबे रहते हैं। ये बात तो देखिए, कितने साल तक दबे रहते हैं तो वो उबड़ खाबड़ तो होंगे ही, वो टूटे फूटे तो होंगे ही, है ना। तो ये बात आप याद रखें। फिर उसके बाद जिस तरीके से एक घायल, है ना, दौड़ता हुआ व्यक्ति इतनी लंबी पूरी दौड़ लगाकर जिस प्रकार वो थक जाता है, टूट फूट जाता है अपने शरीर से, इसी तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स भी टूट फूट जाते हैं। ओके, कि इनमें रिक्रिस्टलाइजेशन है, इनमें मेटामॉर्फिज्म होता है। याद होगी बात, बस ये ही बात थी। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। पूर्ण कायांतरण और उदाहरण, रीमेटामॉर्फिज्म और उसके उदाहरण देखिए, ठीक है ना। कायांतरित चट्टानों भी दोबारा कायांतरण, रीमेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया से गुजर सकती है। ओके, है ना, ये गुजर सकती है। ये पर एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये कुछ ही के साथ है ना। कायांतरित चट्टानें भी दोबारा कायांतरण, रीमेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया से गुजर सकती है। ओके, जैसे आप मान लो आप आरएस अधिकारी बन गए, ओके, है ना, यानी आप डायमंड तो बन गए, ओके, पर आपको और अल्ट्रा डायमंड बनना है, ठीक है। ये बात बताना मैं भूल गया, सॉरी टू से, ठीक है ना। आपको आईएएस ही बनना है, ओके। तो ऐसे ही होगा इसमें, देखो कायांतरित चट्टानों में दोबारा कायांतरण, रीमेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया से गुजर सकती है, बिल्कुल गुजर सकती है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एसडीएम बन गए, ओके, स्टेट पीसीएस के, अब इनको बनना है डीएम, ओके, यूनियन लेवल पे, है ना, केंद्र के स्तर पर, ठीक है। तो वापस मेटामॉर्फिज्म हो सकता है अगर मेहनत करेंगे, स्मार्ट तरीका लगाएंगे। ओके,
पिछले साल के पेपर अच्छे से हल करेंगे, ओके, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, ये सारी चीज करेंगे, ओके, आंसर राइटिंग डेली करोगे, ओके, तो पक्का आपका हो सकता है, ओके नहीं, रीमेटामॉर्फिज्म होगा, बिल्कुल होगा, ओके। तो देखिए केंद्रीय चट्टाने में दोबारा कायांतरण रीमेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया से गुजर सकती है। तो देखो कैसे, यहाँ पे जैसे ये क्ले है, क्ले जानते हैं सब, बचपन में छोटे बच्चे थे तब क्ले से खेला करते थे, है ना। अब ये क्ले है, अब क्ले के अंदर वापस से रीमेटामॉर्फिज्म हुआ, 10,000 साल की प्रक्रिया वापस हुई, तो वो क्या बन गया, स्लेट। क्या बन गया, स्लेट। स्लेट ब्लैक बोर्ड होता है ना, ये ब्लैक बोर्ड, इसको स्लेट ही मान लो, हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है, ओके, पर ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड बच्चे जिससे खेलते हैं वो वाला ब्लैक बोर्ड, ओके। अब ये स्लेट हो गया, अब स्लेट जो है वापस से रीमेटामॉर्फिज्म, मैं बोलूंगा मैं तो स्किस्ट बनूंगा, ये बोल रहा मैं तो सिस्ट बनूंगा, सिस्ट इसकी अगली फेज है, फिर सिस्ट से वो सर्पेंटाइन बन गया, ठीक है ना, सर्पेंटाइन बन गया, ठीक है ना, सर्पेंटाइन इस तरीके का होता है, ओके। तो मेटामॉर्फिज्म वापस मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस के साथ अकरेंस उसका हो सकता है, ये भी दिमाग में बैठा लेनी है। फिर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मार्बल बनता है ना, यानी चूना पत्थर मार्बल बन जाएगा, सफेद और चमकदार, ओके, सफेद और चमकदार, ठीक है ना, तो वही वाला मैंने कंसेप्ट बताया। सैंडस्टोन कटसाइड बनता है, कठोर और दानेदार, ओके। कोल, कोयला, ग्रेफाइट हीरा बन जाता है, डायमंड बन जाता है, ओके, ये रीमेटामॉर्फिज्म की वजह से होता है, पर ओके, ये हो गया। नहीं, पर यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म दिख रहा है, पर रीमेटामॉर्फिज्म हमें इसी केस में दिख रहा है, ओके, यहीं पे हमें दिख रही है ये बात, ओके। बस फिर उसके बाद अगली बात करते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं सबका। देखो हमने क्या क्या देखा, ये गुण है, एट्रीब्यूट है, ये सोर्स है, ये देखो स्रोत, इसकी संरचना, इसकी कठोरता, जीवाश्म और उसकी संरचना, ठीक है, हमने इग्नियस, अवसादी और कायांतरित इन सब में देखी। अब मैंने इतना समझा दिया तो आप इस सबको अच्छे से तुलना कर सकते हो कि इस केस में क्या होगा। इग्नियस में तो आप जैसे इसमें जीवाश्म के रूप में मानो तो यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे होगा, ओके, यहाँ पे फॉसिल्स होंगे सेडिमेंट्री में, बट जबकि मेटामॉर्फिक्स में नहीं होंगे, तो यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे होगा, पर यहाँ पे नहीं होगा, है ना। 10,000 साल वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्मा लावा दिखती है इग्नियस में, डिपोजिशन सेडिमेंट्री में होता है, बिल्कुल होता है, पत्थर उनका सीमेंटेशन दिखता है हमें, ठीक है। फिर प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, मेटामॉर्फिक में क्या होता है, ये डिपोजिशन है, ये 10,000 साल की वो प्रक्रिया, ठीक है ना, मेटामॉर्फिज्म से जाएगा, ठीक है ना, फिर वो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे। तो ये सारे हमें दिख रहे हैं, पॉल्यूशन वहां पे हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, बेंडेड हो रहे थे, हमने देखा था कि इतनी सारी 10,000 साल तक वो इतनी तपस्या पे चली जाएगा, वो जब वो पत्थर, तब वो उसमें टूटा फूटा बनेगा कि नहीं बनेगा, पर वो ताकतवर भी होगा, तो हमने ये चीज भी देखी, ओके। वो हार्डेस्ट होगा हीरा, तो ये हीरा, हीरा है अपना मेटामॉर्फिक रॉक्स, इस बात को याद रखना। फिर इसके बाद यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते, ये इम्परमेबल नहीं होता, पानी की बूंद आती है पर आते हुए भी नहीं आ पाती है, ओके। तो ये वाली पूरी प्रोसेस है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद निष्कर्ष, तो हम कंक्लूजन पे चलते हैं, हम सीधा देखिए निष्कर्ष, भू आकृतियों का आधार, कंक्लूजन, द फाउंडेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब लैंडफॉर्म्स की किस तरह से नींव रखी गई है, लैंडफॉर्म्स की नींव कैसे रखी गई है, तो देखो यहाँ पे देखिए अपनी पत्थर है पूरी, ये पत्थर आ गई, ओके। अब देखियो चट्टाने केवल पत्थर नहीं है, जो चट्टाने हैं हम कह देते हैं तो पत्थर है, पर वो केवल पत्थर नहीं है, ये बात को याद रखना अच्छे से, चट्टाने केवल पत्थर नहीं है, ओके, ये बात दिमाग में बैठा ले, ठीक है। वे मृदा निर्माण और भू आकृतियों यानी लैंडफॉर्म्स का आधार है ना, वो मिट्टी का फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्पफुल है, वो सॉइल फॉर्मेशन भी बहुत हेल्पफुल है। आगे आने वाले चैप्टरों में हम सॉइल्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, हालांकि वो राजस्थान ज्योग्राफी के सॉइल्स में कवर करवा देंगे हमारे सर, ठीक है, वो फैकल्टी है दूसरी, वो करवा देंगे, पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम करवाएंगे इसको, ठीक है। सॉइल्स नाम का चैप्टर होगा आपका अलग से, उसमें इसको करवाया जाएगा, ओके। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, है ना, चट्टानों का चरण भारत में काली मिट्टी का निर्माण करता है, ओके। ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल आपको पता है खेती के लिए कितना उपजाऊ है, यहीं से आपको दिख रही है कितनी शानदार खेती हो रही है यार, है ना, मजा आ गया इसको देख के, ठीक है ना, कितनी शानदार खेती हो रही है, ये देखिए, है ना। फिर एग्जाम टिप में अब ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने अलग से इसको ऐड ऑन करा है, सिलिका सामग्री और चट्टानों के वर्गीकरण, यह इनकी स्लाइड 4 की विशेष रूप से याद रखें, ठीक है ना, यानी सिलिका का जो वर्गीकरण है, जो मैंने यहाँ पे ये चीज बताई, यहाँ पे मैंने ये चीज बताई तो सिलिका का है, ओके, ये सिलिका का है, ये वाली चीज आप अच्छे से याद रखना, इसका जो वर्गीकरण है आप अच्छे से याद रखना, इसका कंपोजिशन एग्जाम में पूछता है, ओके। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये जो मैंने पिंक कलर का जो अंडरलाइन करा है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए,
ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स रियली वेरी वेरी क्रूशियल। ओके, फिर उसके बाद हमने कर लिया। ओके, तो यही बात थी। तो हमने ऑलमोस्ट ये सारी चीज कवर कर ली। ओके, हमने ये करा, हमने ये करा, ये कर लिया हमने। ओके, मैंने आपको बता दिया लावा का, ठीक है, इस तरह से इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया। ओके, हमने ओके, हमने और क्या-क्या कर लिया? हमने ये सारी स्लाइड्स देख ली। ओके, हमने ये कर लिया। ओके, आई होप आपने ये कर लिए होंगे। ये सारे नोट डाउन कर लो, है ना? आपने नोट डाउन कर लिए होंगे ये सब कुछ। ओके, लिखने से अच्छा याद होता है और विजुअल्स के साथ तो बहुत अच्छा याद होता है। इसलिए मैं हर क्लास में ये विजुअल्स बना के लाता हूँ। ओके, ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसी तरीके से भव्य एजुकेशन हब पर बने रहिए और कमेंट करके बताना किस किस को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। तो और आगे से हम और अच्छी वीडियो लाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।